जितेंद्र ने मालती को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम ये सब बंद नहीं करोगी तो मैं खुद को भस्म कर लूंगा। ये सुनकर मालती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जितेंद्र से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो जितेंद्र? तुम मुझे अकेले छोड़कर खुद को भस्म कर लोगे? जितेंद्र ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, अकेला तो तुमने मुझे कर दिया है मालती। तुम्हें सिर्फ शक्तियाँ चाहिए, मैं नहीं। मालती समझ गई कि जितेंद्र के ऊपर अंगुना की बातों का बहुत ज्यादा असर हुआ है, लेकिन मालती ये भी जानती थी कि जितेंद्र खुद को भस्म कर सकता है, लेकिन मालती को भस्म नहीं होने देगा। ये सोचकर उसने जितेंद्र से कहा, नहीं जितेंद्र, जब गलती मैंने की है तो तुम क्यों भस्म होगे? मैं ही भस्म हो जाती हूँ। ये सुनकर जितेंद्र चौंक गया, पर मालती ने जरा भी देर नहीं की और उसने कुछ काली शक्ति का इस्तेमाल करके वही सामने अग्नि जला ली। ये देख जितेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। आग जलते ही मालती उसमें प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जितेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मालती, ये क्या कर रही हो तुम? मालती ने जवाब देते हुए कहा, नहीं जितेंद्र, मुझे भस्म हो जाने दो। पूरी दुनिया मुझे गलत समझे इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन अगर तुम ही मुझे गलत समझोगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर तो मुझे भस्म हो जाना चाहिए। इस पर जितेंद्र ने मालती से पूछा, क्या गर्भ के अंदर के बच्चे का खून पीना गलत नहीं है मालती? मालती ने इसका जवाब देते हुए कहा, तुम्हें गलत लग सकता है जितेंद्र, क्योंकि तुम माँ नहीं हो ना। भैया जब मेरा गला घोंट रहे थे तो मैं अकेले नहीं तड़प रही थी, मेरे अंदर का बच्चा भी उतना ही तड़प तड़प के मर रहा था। आज भी उस दर्द की टीस मेरे सीने में उठती है। तुम वो दर्द भी नहीं महसूस कर पाओगे जितेंद्र। ये सब सुनकर जितेंद्र भी काफी भावुक हो गया। मालती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं उन बच्चों का खून शक्तियों के लिए नहीं पी रही हूँ, बल्कि उसी खून से मेरे अंदर की जलती हुई आग कुछ शांत होती है। जितेंद्र के चेहरे पर मालती की बातों का असर साफ दिखाई दे रहा था। ये देख मालती ने आगे कहा, और तुम अंगुना की बातों पर विश्वास कर रहे हो जितेंद्र? उसने हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा है। उसने हमारी मदद भी सिर्फ इसीलिए की ताकि वो हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा कर सके। धीरे धीरे जितेंद्र को मालती की बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी। उसने मालती से कहा, मुझे माफ कर दो मालती, मैं सच में उस अंगुना की बातों में आ गया था। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मालती के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ झलक रही थी। चंद्रकला दौड़ते हुए आई और काजल के घर पहुंची। बाहर का मुख्य दरवाजा खटखटाया तो बिल्कुल थोड़ा सा दरवाजा खोला, पर जैसे ही भारती ने सामने चंद्रकला को देखा तो उसने तुरंत दरवाजा वापस बंद कर दिया और चंद्रकला से पूछा, क्यों आई हो चंद्रकला यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। चंद्रकला ने दरवाजे के पास आकर कहा, भारती दरवाजा खोलो और मेरी बात सुनो। भारती ने साफ मना करते हुए कहा, चंद्रकला मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम बस चली जाओ यहाँ से। चंद्रकला ने भारती को समझाते हुए कहा, देखो भारती, मुझे लेकर तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर काजल की सुरक्षा के लिए मेरी बात सुन लो। भारती ने चिढ़ते हुए कहा, नाम मत लो अपने मुंह से काजल का। आज ही उसके सर से बहुत बड़ा संकट टला है। अगर तुम उसके आसपास भटकी तो वो काला साया वापस आ जाएगा। इस पर चंद्रकला ने कहा, हाँ मैं सब जानती हूँ, उसी का उपाय लेकर आई हूँ मैं। मेरे पास टीले वाले बाबा का दिया हुआ रुद्राक्ष है। अगर तुम ये रुद्राक्ष काजल को पहना दोगी तो वो काला साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझ पर तो भरोसा नहीं है तुम्हारा, पर टीले वाले बाबा पर तो है ना। ये सब सुनकर भारती कुछ सोचने लगी। कुछ देर विचार करने के बाद भारती ने कहा, नहीं चंद्रकला, मुझे तुम्हारा कोई रुद्राक्ष नहीं चाहिए। बस तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो काला साया तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आए। चंद्रकला ने अपना सर पीटते हुए कहा, भारती मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे घर के अंदर भी नहीं आऊंगी। बस तुम दरवाजा खोलकर ये रुद्राक्ष ले लो और तुम ही पहना भी देना। भारती फिर से कुछ विचार करने लगी। तभी भारती के पीछे एक चारपाई पर जिंदा लाश की तरह सो रहे मोतीलाल जी ने अपनी मरी हुई आवाज में भारती को आवाज लगाते हुए कहा, बहू। भारती ने पीछे मुड़कर देखा तो मोतीलाल जी ने अपना सर थोड़ा सा उठा रखा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे।
पर जब कहने में नाकामयाब रहे तो हाँ में अपना सिर हिला दिया। भारती समझ गई कि उसके ससुर चंद्रकला से वो रुद्राक्ष लेने को कह रहे हैं, पर भारती ये देखकर स्तब्ध रह गई थी कि जब से मोतीलाल जी के बड़े बेटे को अंगुना ने मारा था तब से मोतीलाल जी ने कभी अपना हाथ भी नहीं उठाया था, पर आज गर्दन ऊपर उठाई थी और साथ ही साथ आवाज भी लगाई थी, क्योंकि मोतीलाल जी चंद्रकला की बात ना मानने का अंजाम जानते थे। अगर उस दिन माधव ने चंद्रकला की बात मान ली होती और अदिति का अंतिम संस्कार यहाँ नहीं किया होता तो वो नरसंहार नहीं हुआ होता और आज उसका बेटा जिंदा होता। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उसकी बहू भी वही गलती दोहराए। भारती भी अपने ससुर की भावना समझ गई थी और उसने दरवाजा खोला। सामने चंद्रकला रुद्राक्ष हाथ में लिए हुए ही खड़ी थी। चंद्रकला ने वो रुद्राक्ष भारती को देते हुए कहा, एक लाल धागे में पिरो कर इसे काजल के गले में पहना देना और ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी कहे, ये रुद्राक्ष काजल के गले में से मत निकलने देना। चंद्रकला भारती को ये सब समझा रही थी कि तभी दूर से मालती ये सब देख रही थी। चंद्रकला को काजल के घर के आगे देखकर मालती गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये चंद्रकला जरूर काजल को मुझसे बचाने का कोई उपाय बता रही होगी, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो चंद्रकला, मैं आज इस काजल के बच्चे का खून पीकर रहूंगी। ये सोचकर वो काजल के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। चंद्रकला ने वो रुद्राक्ष भारती को दिया और वहाँ से चली गई, पर इसके पहले कि भारती वापस दरवाजा बंद करती, मालती का काला साया काजल के घर में प्रवेश कर गया था और चंद्रकला वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। भारती को रुद्राक्ष देने के बाद चंद्रकला ने एक राहत की सांस ली थी। चलते चलते उसने अपने आप से कहा, चलो कम से कम भारती ने वो रुद्राक्ष ले तो लिया, अब बस भारती वो रुद्राक्ष काजल को पहना दे, फिर वो मालती काजल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चंद्रकला ने राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मालती इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। अगर भारती ने वो रुद्राक्ष काजल के गले में पहना भी दिया, फिर भी मालती उस रुद्राक्ष को निकालने की पूरी कोशिश करेगी। यही सोचकर चंद्रकला निश्चिंत होने के साथ साथ थोड़ी चिंतित भी थी। वहाँ राघव रेशमी को लेकर हवेली में पहुँच चुका था। हवेली के अंदर जाने के बाद राघव ने रेशमी को आंगन में बिठाया और कहा, तुम यहीं बैठो, मैं चाची को बुला के लाता हूँ। चाची सुनकर रेशमी ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, चाची? राघव ने जवाब देते हुए कहा, यामिनी नाम है उनका, यहाँ की बड़ी मालकिन और इस गांव की सरपंच है वो। रेशमी ने हाँ में सर हिलाया और राघव वहाँ से जाने लगा। राघव वहाँ से निकला ही था कि कुछ 2-3 कदम चलने के बाद ही वो रुक गया। वो वापस रेशमी के पास आया और उससे कहा, रेशमी, जो जो समझाया है वो अच्छे से याद रखना, जितना बताया है उतना ही बोलना और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सच्चाई तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। रेशमी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी मालिक। इसके बाद राघव वापस अंदर यामिनी के कमरे की तरफ गया। जैसे ही राघव वहां से गया, रेशमी पूरी हवेली को संदेह भरी नजरों से देखने लगी। उसके इस तरह पूरी हवेली को देखने से लग रहा था जैसे या तो वो इस हवेली में पहले आ चुकी है या वो हमेशा से यहाँ आना चाहती हो। राघव तेजी से कदम बढ़ाते हुए यामिनी के कमरे की तरफ गया। जैसे ही राघव यामिनी के कमरे में घुसा, योगेंद्र और यामिनी वहाँ पर पहले से ही थे। दोनों राघव को देखते ही काफी खुश हुए। योगेंद्र को तो राघव पर अभी भी इतना भरोसा नहीं था, लेकिन यामिनी को राघव पर पूरा भरोसा था कि अगर राघव ने कोई काम लिया है तो जरूर उसे पूरा करके आया होगा। राघव को देखते ही यामिनी राघव के नजदीक आई और बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या हुआ राघव, काम हुआ? इसका जवाब वैसे ही राघव की मुस्कान ने ही दे दिया था, लेकिन फिर भी राघव ने यामिनी की तसल्ली के लिए कहा, आपको क्या लगता है चाची, आप राघव को किसी काम के लिए भेजे और राघव बिना किए ही आ जाएगा? ये सुनते ही यामिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इससे पहले कि यामिनी कुछ कह पाती, पीछे से योगेंद्र ने कहा,
देखो यामिनी, मैंने कहा था ना कि राघव जरूर काम खत्म करके ही आएगा। तुम खामखा ही चिंता कर रही थी। यामिनी ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए सोचने लगी कि योगेंद्र भैया कैसे एक ही पल में पलट गए। अभी खुद ही कह रहे थे कि तुम खामखा राघव पर इतना भरोसा दिखा रही हो। देख लेना, राघव खाली हाथ ही आएगा। खैर, यामिनी ने इस पे ज्यादा नहीं सोचा और राघव से पूछा, ये सब छोड़कर तुम मुझे ये बताओ, कहाँ है हमारी नई रुदाली? राघव ने जवाब देते हुए कहा, बाहर चलिए, बाहर आंगन में आपका इंतजार कर रही है। राघव के इतना कहने पर तीनों वहां से आंगन की तरफ चले गए। यामिनी जहां नई रुदाली के आने से खुश थी, वहीं राघव थोड़ा चिंतित भी था कि कहीं रेशमी की सच्चाई इनको पता न चल जाए और उसकी पोल न खुल जाए। तीनों बाहर आंगन में पहुंचे, जहां यामिनी रेशमी को देखते ही चौंक गई। वो राघव को थोड़ा अलग ले आई और उसके कान में धीरे से गुस्से में कहा, राघव, तुम्हें यही रुदाली मिली थी, कोई दूसरी रुदाली नहीं मिली? राघव यामिनी की बात समझ नहीं पाया। उसे पहले तो लगा कि कहीं यामिनी ने रेशमी को पहचान तो नहीं लिया। उसने हिम्मत करके यामिनी से पूछा, क्या कमी है इसमें चाची? इस पर यामिनी ने कहा, कम से कम ऐसी तो कोई रुदाली होनी चाहिए थी जो समय आने पर चंद्रकला को जवाब दे सके। ये बच्ची किसी को क्या जवाब देगी? यामिनी के इस जवाब से राघव ने कुछ राहत की सांस ली और यामिनी से कहा, चाची, आसपास के सभी गांव में नए काले साए की खबर पहुंच चुकी है। सब लोग चंद्रकला के बारे में जानते हैं, उसकी मायावी शक्तियों के बारे में भी जानते हैं। ऐसे में कौन मायापुर आना चाहेगा? ये रुदाली साथ में आने के लिए तैयार हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। यामिनी को भी लगा राघव ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों यामिनी को इस बात का यकीन नहीं था कि ये लड़की एक रुदाली है। अपनी शंका दूर करने के लिए यामिनी ने राघव से पूछा, लेकिन सच सच बताना, ये लड़की है तो रुदाली ही ना? राघव ने कुछ सोचा और जवाब देते हुए कहा, नहीं चाची, ये रुदाली नहीं है, बल्कि इसकी माँ एक रुदाली थी। कुछ दिन पहले ही इसकी माँ गुजर गई है। पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मायापुर में आने के लिए मान गई। यामिनी को अब राघव की बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी। शुरुआत में तो यामिनी को शक था कि ये लड़की एक रुदाली है भी या नहीं, लेकिन जब यामिनी ने उस लड़की की आंखों में ध्यान से देखा तो यामिनी को उसकी आंखों में बहुत गहरा दर्द दिखाई दिया। यामिनी जानती थी कि जिसकी आंखों में दर्द है वो औरत रुदाली का काम कर सकती है। उसने राघव से कहा, एक काम करो राघव, फिलहाल के लिए हवेली के बाहर वाले कमरे में इसके रहने का इंतजाम करो। कल पंचायत बैठाई जाएगी और इसका फैसला किया जाएगा। राघव ने हाँ में सर हिलाया और रेशमी को वहां से लेकर चला गया। राघव और रेशमी के जाने के बाद योगेंद्र यामिनी के नजदीक आया और उससे कहा, यामिनी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की एक रुदाली ही है? यामिनी ने जवाब देते हुए कहा, इस बात पर तो मुझे भी शक है भैया, लेकिन बस एक बार चंद्रकला इस गांव से निकल जाए, उसके बाद जितनी रुदाली चाहोगे उतनी रुदालियां आ जाएंगी। तो तैयार हो जाओ चंद्रकला, मायापुर छोड़कर जाने को। कल का दिन तुम्हारा मायापुर में आखिरी दिन होगा। कहकर यामिनी मुस्कुराने लगी। भारती घर के अंदर आकर दूसरे कमरे की तरफ गई जहां लाल धागा रखा हुआ था। मालती भी भारती के पीछे पीछे चल रही थी कि तभी उसकी नजर काजल के कमरे की तरफ गई। मालती ने मन ही मन कहा, इससे पहले कि भारती चंद्रकला का बताया हुआ उपाय करे, मैं इस काजल का शिकार कर चुकी होंगी। भारती दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी और मालती काजल के कमरे की तरफ। काजल का कमरा बंद था। मालती कमरे के पास गई और धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगी। चर्र की आवाज के साथ काजल के कमरे का दरवाजा खुलने लगा। काजल कमरे के अंदर सोई हुई थी। दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि दरवाजा खुल तो रहा था पर वहाँ कोई था नहीं। ये देखकर काजल काफी डर गई। उसने आवाज लगाते हुए पूछा, कौन है वहाँ पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी काजल ने देखा कि दरवाजा अब धीरे धीरे अपने आप बंद भी होने लगा था। ये देखकर काजल अब बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया कि हो ना हो वो काला साया कमरे के भीतर आ चुका है। उसने जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, दीदी कहाँ हो आप, बचाओ मुझे। पर दरवाजा बंद होने की वजह से काजल की आवाज दूसरे कमरे तक नहीं पहुंच रही थी। उधर दूसरे कमरे में भारती
लाल धागा खोज रही थी और इधर मालती धीरे धीरे काजल की तरफ बढ़ रही थी। क्या काजल के रुद्राक्ष पहनने से पहले ही मालती काजल का शिकार कर लेगी? क्या रेशमी की सच्चाई यामिनी और गांव वालों के सामने आ जाएगी या चंद्रकला को छोड़कर जाना होगा मायापुर?